यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें बताए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। यदि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई समानता पाई जाती है, तो वह मात्र संयोग होगा। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, भ्रम फैलाना या किसी भी प्रकार की हानि को बढ़ावा देना नहीं है। हम इस कहानी में दिखाए गए किसी भी असुरक्षित, गैरकानूनी या अनुचित गतिविधि को बढ़ावा नहीं देते या समर्थन नहीं करते। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। ये कैसे हो सकता है? कमला आंटी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर वह सचमुच इतना अमीर है तो फिर कुरियर क्यों डिलीवर करता है? दिव्या अरोड़ा को गुस्सा आ रहा था। कमला आंटी, आपको सचमुच कुछ समझ नहीं। आजकल अमीर लोग जिंदगी का अनुभव लेना पसंद करते हैं। आपको पता है जिंदगी का अनुभव क्या होता है? छोड़िए, आप जैसे बुजुर्गों को क्या पता। मैं सीधे बता देती हूँ, सिद्धार्थ ने 100 करोड़ से ज्यादा की घड़ी पहनी है और 800 करोड़ की स्पोर्ट्स कार चलाता है। कमला आंटी हैरान रह गईं। जिंदगी का अनुभव? आजकल के जवान ऐसे खेलते हैं क्या? मैंने सचमुच गलती की। 100 करोड़ से ज्यादा? 800 करोड़? हाय राम, ये तो करीब 1 अरब है। अगर मुझे पता होता कि सिद्धार्थ इतना अमीर है तो मैं तुम्हें क्यों मिलवाती? मेरी बेटी अभी कॉलेज में है और मेरी भतीजी की भी शादी नहीं हुई। तुम्हारा क्या नंबर था? कमला आंटी, आपने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। दिव्या पागल हो गई और गुस्से में चिल्लाई, मेरा इतना अच्छा रिश्ता आपने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इतना परफेक्ट लड़का आपने कुरियर वाला बना दिया, वरना मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती। कमला आंटी, आप मुझे इसका क्या मुआवजा देंगी? आहे, अगर तुमने मुझे जन्म नहीं दिया कमला आंटी, तो ये कड़ाही का रास्ता रात की तरह लंबा चलता रहेगा। लो, कड़ाही आ गई, अब पकड़ो। कमला आंटी भी बहुत लाचार थीं। मुझे कैसे पता कि सिद्धार्थ का इतना बड़ा राज है? उन्हें पहले गुस्से में तिलमिलाई दिव्या को शांत करना था, वरना वह कुछ गलत कर बैठती। दिव्या का फोन काटने के बाद कमला आंटी ने सिद्धार्थ को फोन किया। उनका लहजा बहुत अच्छा था। सिद्धार्थ, सुना है तुम बहुत अमीर हो, फिर आंटी से यह बात क्यों नहीं बताए? सिद्धार्थ ने जैसे ही सुना समझ गया कि दिव्या, वह चालाक लड़की, शिकायत करने गई है। उसने जवाब दिया, कमला आंटी, आपने तो पूछा ही नहीं। अपनी दौलत का दिखावा करना अच्छी बात नहीं है। कमला आंटी, सिद्धार्थ ने गेंद उनके पाले में डाल दी। कमला आंटी थोड़ी देर चुप रहीं। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ की बात में दम है। फिर उन्होंने बात बदली और पूछा, दिव्या ने बताया कि तुम जिंदगी का अनुभव ले रहे हो। यह अनुभव लेने का क्या मतलब है? सिद्धार्थ ने बिना रुके कहा, ओह, जिंदगी का अनुभव यानी खुद को बेकार न बैठने देना, कुछ काम करना, कुछ नया सीखना। कमला आंटी हैरान हुई और तारीफ में बोली, तो ये बात है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने मेहनती हो सिद्धार्थ। इतने पैसे होने के बाद भी काम करना नहीं भूलते। आजकल तुम जैसे जवान बहुत कम हैं। ये तारीफ के लायक है। सिद्धार्थ ने नम्रता से कहा, शुक्रिया। कमला आंटी, आपने फ़ोन क्यों किया? कोई और बात? कमला आंटी ने आह भरी, हाँ, दिव्या की बात है। सिद्धार्थ, बता सकते हो कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ? सिद्धार्थ ने सारी बातें संक्षेप में बताईं। ये सुनकर कमला आंटी गुस्से में भर गईं। हाय, ये दिव्या ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? इसका तो चरित्र ही खराब है। ये दिव्या भी ना सचमुच रिश्ते में दिलचस्पी नहीं लेती और उसका रवैया भी गलत है। फिर तुम पर इल्ज़ाम लगाती है कि मैंने पूरी जानकारी नहीं दी। मेरी मानो उसका ऐसा रवैया रहा तो चाहे तुम सच बोलो, वह कुछ नहीं कर पाएगी। कमला आंटी ने दिव्या की खूब आलोचना की और फिर बोली, वैसे सिद्धार्थ, तुम्हारी वह दोस्त, तुम और वह बस नकली दोस्त प्रेमिका हो ना? सिद्धार्थ, तुम इतने अच्छे और सुंदर हो। आंटी की बेटी अभी कॉलेज में है, मैं उसे लाऊं, तुम उससे मिलो। कैसा रहेगा? मैं गारंटी देती हूँ वह दिव्या से कई गुना बेहतर है। उसका स्वभाव नर्म है और चेहरा भी सुंदर। तुम दोनों की जोड़ी जमीन आसमान जैसी जमेगी। ये सुनकर सिद्धार्थ का पूरा शरीर कांप गया। कमला आंटी की सुंदरता को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उनकी बेटी, कमला आंटी, प्लीज जरा शांत हो जाए। कमला आंटी ने खुशी से कहा, ठीक है, बस यही तय हुआ। सिद्धार्थ, तुम्हें आंटी पर भरोसा करना होगा। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। नहीं आंटी, बीप। अरे, कमला आंटी ने फोन काट दिया। सिद्धार्थ हैरान रह गया। उसे लगा था कि वह कह देगा कि उसकी पहले से प्रेमिका है, लेकिन मौका ही नहीं मिला। ये कमला आंटी सचमुच अच्छी इंसान है, लेकिन उनकी बातें और काम शेर जैसे तेज हैं, पर बेकार। सिद्धार्थ को हंसी भी आए और रोना भी। अब अगली बार देखा जाएगा। सिद्धार्थ से फोन खत्म करने के बाद कमला आंटी को गुस्सा आया। दिव्या, तुमने आंटी पर इल्ज़ाम लगाया। आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली मिर्ची क्या होती है। उन्होंने फोन उठाया और दिव्या की माँ को कॉल किया। कमला आंटी की बहन, हाय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी बेटी ने बहुत बड़ा गलत काम किया है। कमला आंटी नदी की तरह थीं।
जैसे ही उन्होंने मुंह खोला, उनकी बातें नदी के पानी की तरह बहने लगी, रुकने का नाम नहीं। उन्होंने दिव्या की मां को साफ साफ बताया कि उन्होंने दिव्या को एक धनराज लड़के से मिलवाया था। बार बार बताया कि सिद्धार्थ कितना शानदार है, कितना सुंदर और अमीर है। अगर तुम्हारी इज्जत न होती तो मैं उसे क्यों मिलवाती, लेकिन इतना शानदार रिश्ता तुम्हारी बेटी ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। बहन, तुम और मैं, सिद्धार्थ जैसे लोग सुंदर और अमीर हैं। उनकी लग्जरी गाड़ियां एक के बाद एक सैकड़ों करोड़ की हैं और घड़ी पहनते हैं तो 100 करोड़ से ज्यादा की। मैंने ऐसा शानदार लड़का तुम्हारी बेटी से मिलवाया, लेकिन तुम्हारी बेटी ने सब बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें ऐसे समझाती हूँ, इस गांव को पार करने के बाद ऐसी दुकान नहीं मिलेगी, सिद्धार्थ जैसा दामाद तो दिल्ली में हाई बीम जलाकर भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी बेटी ने ठीक ही किया, मिलते ही 2-4 बातों में उसे नाराज कर दिया। पता नहीं कितनी लड़कियां इस रिश्ते के मौके के लिए तरस रही थीं और मैंने यह मौका तुम्हारी बेटी को दिया। नतीजा, अरे मेरी प्यारी बेटी, तुमने मुझे सचमुच निराश किया। कमला आंटी के होठों पर हल्की मुस्कान थी। दिव्या, तुम अभी छोटी बच्ची हो, मुझसे लड़ने चली हो। अभी बहुत कच्ची हो। ये तो बहुत ज्यादा है। दिव्या की मां का नाम सुनीता अरोड़ा था और वह भी वैसी ही थी जैसी दिव्या, दिखावे की शौकीन। दोनों मानो एक ही सांचे में ढली थीं। जब कमला आंटी ने पहले दिव्या पर इल्जाम लगाया तो सुनीता को कुछ खास नहीं लगा। मेरी बेटी दिव्या इतनी सुंदर है तो उसका थोड़ा नखरा करना क्या गलत है। उसे चाहने वाले लड़के लाइन में लगे हैं। वह तो बस एक कुरियर वाला था ना, क्या बड़ी बात थी। लेकिन जब उसे पता चला कि वह लड़का असल में जिंदगी का अनुभव लेने वाला धनराज था तो वह पूरी तरह बदल गई। घर में लग्जरी गाड़ी सैकड़ों करोड़ की, घड़ी पहनते हैं तो 10 करोड़ की। ये तो कैसे चलेगा। ऐसे धनराज को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। दिव्या, मैंने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा और तू मुझे ऐसा बदला दे रही है। मौका गंवाया, रिश्ता गंवाया, अरबों का दामाद गंवाया। कमला आंटी, इल्जाम डालना कामयाब रहा। हुर्रे, क्या तू बहक रही है। कमला आंटी ने जिस लड़के से मिलवाया उसे तूने नज़रअंदाज कर दिया। यह क्या रवैया है। हाँ, सुनीता ने पलटकर अपनी बेटी को फ़ोन किया। कोई 7-8 का हिसाब नहीं। पहले दिव्या को जमकर डांटा। गुस्सा, खून उबल रहा था। मम्मी, असल में ऐसा है कि मेरा और सिद्धार्थ का कोई रिश्ता नहीं बन पाया। वह तो सिर्फ कुरियर डिलीवर करता था। दिव्या को बहुत गुस्सा और दुख हो रहा था। अगर मुझे पहले पता होता तो क्या मैं जानबूझकर नखरे दिखाती। कौन जानता था कि वह ऐसा है। उसे 10 मिनट भी इंतजार नहीं हुआ। आमतौर पर बाकी लड़के तो मेरे पीछे पीछे घूमते हैं, जो कहो वो करते हैं। सिद्धार्थ जैसा तो कोई नहीं था। तू सचमुच बेवकूफ़ है। सुनीता को गुस्सा आया। वह क्या है, धनराज। तुझे पता है धनराज क्या होता है। तूने उसका अंदाज नहीं देखा। वह तुझे परख रहा था और तुझे कुछ समझ नहीं आया। उसने तुझसे सच कहा और तूने उसकी बात नहीं सुनी। मैं सचमुच तंग आ चुकी हूँ। तुझ जैसी बेटी को मैंने बेकार जन्म दिया। सिद्धार्थ इतना शानदार है, वह अगर इशारा कर दे तो लड़कियां लाइन लगा दें। तुझे थोड़ी सी सुंदरता मिली है, वो भी मेरी वजह से। मेरे बिना तू कुछ भी नहीं है। दिव्या, मेरी बात सुन है। फिर ढेर सारी बकबक शुरू हो गई। सुनीता के ताबड़तोड़ हमले के सामने दिव्या अब कुछ बोल भी नहीं पाए। उसका दिमाग पूरी तरह टूट चुका था। आज उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उसने वह दबाव झेला जो उसकी उम्र में नहीं झेलना चाहिए था। सुनीता डांटते डांटते थक गईं। फिर थोड़ा रुककर उनका लहजा बदला। मैं तुझे बता रही हूँ, तुझे हर हाल में उस परफेक्ट दामाद को वापस लाना है, वरना मैं तुझसे माँ बेटी का रिश्ता तोड़ दूंगी। मम्मी, ऐसा मत करो। दिव्या रोने लगी। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। मैंने सचमुच बहुत कोशिश की। मैंने जन्मदिन की पार्टी में उससे माफ़ी भी मांगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी पहले से प्रेमिका है। कैसी प्रेमिका, सब नकली है। सुनीता ने दबंग अंदाज में कहा। तू अभी जाकर सिद्धार्थ को वापस ला। अगर तू ऐसा शानदार लड़का और सबसे अच्छा दामाद नहीं ला पाए तो इस घर में वापस मत आना। हाँ, लेकिन मुझे लगता है। उसकी बात पूरी होने से पहले सुनीता का सबसे दबंग वाक्य आया। मुझे नहीं चाहिए कि तू सोचे, मुझे चाहिए कि मैं सोचूं। समझी। सिद्धार्थ को वापस ला। समझी। मैं फिर से नहीं दोहराऊंगी। खट, फोन कट गया। दिव्या का जीवन अब बेरंग हो चुका था। अब क्या करे। वह सचमुच रोना चाहती थी, लेकिन रो नहीं पा रही थी। उसे अभी किसी से बात करने की बहुत ज़रूरत थी। दिव्या ने व्हाट्सएप खोला और सबसे ऊपर उसकी सबसे अच्छी सहेली प्रिया मल्होत्रा थी। प्रिया के पास भी एक ऐसा सहपाठी है जो धनराज है और जिंदगी का अनुभव ले रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने तो प्रिया को चैट का रिकॉर्ड दिखाया था, लेकिन दुनिया इतनी बड़ी है, इतना संयोग कैसे हो सकता है। दिव्या ने सोचा और क्रूर देवी के आशीर्वाद से वह पल में शांत हो गई। उसका दिमाग 250 की रफ्तार से चलने लगा। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और प्रिया के पास जाकर सच जानने की ठानी।
जब औरतें शांत हो जाती हैं तो वे सबसे खतरनाक होती हैं। वह टैक्सी लेकर सीधे प्रिया के घर पहुंची। खटखट और दरवाजा खुला। प्रिया खुशी से बोली, अरे क्रूर देवी, तुम बिना बताए इतनी रात को कैसे आ गई? दिव्या ने ठंडे चेहरे के साथ जांच शुरू की। प्रिया, मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे सब पता चल गया है। प्रिया ने आंखें घुमाई। हाँ, क्या बात है? तू क्या कर रही है? सिद्धार्थ मेरा रिश्ते वाला लड़का था, तेरा सहपाठी। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? दिव्या ने कोई खामी नहीं छोड़ी, जैसे उसे सच का पूरा यकीन हो। प्रिया ने आंखें फाड़कर कहा, अरे छोड़ना। क्या तुझे इतनी जल्दी पता चल गया? प्रिया थोड़ा घबरा गई। क्रूर देवी, तू ऐसा मत कर, तू इतनी शांत है, मुझे डर लग रहा है। असल में मैंने जानबूझकर तुझसे कुछ नहीं छुपाया। यह सिद्धार्थ तुझे सूट नहीं करता। ये सुनकर दिव्या पल में क्रूर देवी से गुस्सैल लड़की बन गई। उसकी आंखें तरेरते हुए बोली, अच्छा मैंने सही अनुमान लगाया। मैंने तुझे अपनी सबसे अच्छी सहेली माना और तूने मेरे खिलाफ साजिश रची। तूने ऐसा क्यों किया? क्या तुझे अनुमान था? प्रिया, दिव्या, तेरा क्या मतलब है? तू मुझ पर चाल चल रही है? क्या हम अच्छी सहेलियों में भी बुनियादी भरोसा नहीं है? तू मुझसे मजाक कर रही है? मैं तेरा भरोसा तोड़ूं? दिव्या ने प्रिया का कॉलर पकड़ा और गुस्से में आग बबूला हो गई। उसका चेहरा तमतमाया। तुझे पता है, मैं आज सिद्धार्थ से मिली। वह मेरी एक सहेली के साथ था। उसने 176 करोड़ की घड़ी पहनी थी और 800 करोड़ की स्पोर्ट्स कार चलाई, और मैं बस एक अजनबी की तरह चुपके से उन्हें देखती रही। तुझे पता है मुझे कितना दुख हुआ। अगर तूने मुझे सच बताया होता तो मैं तुरंत उससे माफ़ी मांग लेती और बात इतनी बिगड़ती नहीं। ये सब तूने किया, सब तूने। दिव्या चीखी। पता नहीं क्यों प्रिया को ये सुनकर बहुत मज़ा आया। जो मेरी माँ को नहीं मिला उसे तू भी नहीं पा सकती। दोस्ती की नाव पलट गई। दिव्या के तीखे सवालों के सामने प्रिया जोर से हंसी और चेहरे पर घमंड दिखाते हुए बोली, हाँ 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 हाँ, सिद्धार्थ मेरा सहपाठी है। मैं उसे तुझे क्यों दूं? मैं उसे 6 साल से जानती हूँ। मैं क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी और वह स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का। हम परफेक्ट जोड़ी हैं। तू क्या है? तुझे लगता है कि तेरी माँ ने रिश्ता तय किया तो तू उसे डिजर्व करती है? तू लायक है। तू कितनी लायक है मैं तुझे बता दूं, सिद्धार्थ सिर्फ मेरा है, प्रिया मल्होत्रा का। तू दिव्या की आंखें जल रही थीं। वह अपना गुस्सा नहीं रोक पाई। तूने मुझे ऐसा धोखा दिया कि मेरे अपने मुझसे नाराज हैं। मैं अब अपने घर भी नहीं जा सकती, जैसे कोई आवारा कुत्ता। प्रिया, मैं आज तुझसे लड़ूंगी, मैं मर जाऊंगी। मुझे डर लगता है तुझसे। चल आजा। पल में दांत दिखाए, नाखून निकाले। तू मेरे कपड़े खींच, मैं तेरे कपड़े खींचूं। सीन बेहद ग्लैमरस था। दोनों के कपड़े अस्त व्यस्त, चेहरा लाल और शर्मिंदगी भरा। ... अगला दिन सिद्धार्थ ने एक ट्राईसाइकिल चलाई और आधा कुरियर डिलीवर किया। तभी वह दिल्ली के एलिट मोटर्स ओखला 4S स्टोर के पास से गुजरा और अचानक रुक गया। आज का दिन अच्छा है, क्यों न एक गाड़ी खरीदकर कुरियर डिलीवर किया जाए। एलिट मोटर्स ओखला। दोपहर का समय था, खाने का वक्त। तभी एक कुरियर वाला लाल, काले और ग्रे रंग की यूनिफॉर्म में अंदर आया, जैसे गाड़ी देखने। सबकी आंखें चमक उठीं। वैसे तो खाने का समय था, लेकिन अब सबने खाना भूल गया। ये कुरियर भाई, धूप जैसा चमकता चेहरा, सुंदर और शानदार। उसने वहां के मेल सेल्समैन को पल में हरा दिया। महिला सेल्समैन दिन भर उन घिनौने और चिकने पुरुष सहकर्मियों को देखती थीं और अब वो बकाए आ रही थी। आज अचानक एक स्टार से ज्यादा सुंदर भाई आ गया। खाना कौन खाएगा? और लड़के जब अपनी महिला सहकर्मियों को इस कुरियर भाई को आंखों में दिल लिए देखते तो उनमें जलन और ईर्ष्या भर गई। सब मर्द हैं आखिर। शर्मिंदगी मत झेलो। एक एक करके उन्होंने दांत कस लिए। मैं देखना चाहता हूं, एक कुरियर वाला कौन सी खराब गाड़ी खरीद सकता है, चेरी QQ या डोंगफेंग सिट्रोइन। इस समय 2 सल्स लड़कियां इस बात पर लड़ रही थीं कि कौन ग्राहक को देखेगा। मैं इस लड़के को संभालूंगी, मैं आती हूं। नहीं, मैंने पहले देखा तो मैं जाऊंगी। सल्स टीम का लीडर विकास राणा अब और नहीं सह सका और उसने पास खड़ी एक शांत लड़की काव्या मेनन से कहा, काव्या, जाओ और इसे देखो, ये तुम्हारे लिए अभ्यास होगा। काव्या अभी कॉलेज से पास हुई थी। वो बहुत सुंदर थी और उसका स्वभाव बहुत शांत था। यहाँ आए उसे आधा महीना भी नहीं हुआ था और वो काम में अभी नहीं थी, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी, जैसे साफ और सुंदर फूल। सिद्धार्थ रॉय के आने पर उसने कुछ नहीं कहा, इसलिए विकास ने उसे ग्राहक को देखने को कहा। दरअसल वो बहुत डर रही थी और उसके हाथों में पसीना आ रहा था। लेकिन काम तो काम है, चाहे कितना डर हो, उसे आगे आना था। नमस्ते सर, आप मुझे काव्या बुला सकते हैं, मैं आपको गाड़ी दिखाऊंगी। आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ ने इस डरी हुई लड़की को देखा। उसका यूनिफॉर्म भरा हुआ था, लेकिन ये कपड़ों की वजह से नहीं, बल्कि काव्या की शानदार शारीरिक बनावट की वजह से था।
काव्या बहुत साफ सुथरी और शांत दिखती थी, उसकी शक्ल को शायद 95 नंबर दिए जा सकते थे और दुकान में उसे चाहने वाले बहुत थे। खास वापस देखो सिद्धार्थ, मेरा नाम रॉय है। काव्या ने अपने प्यारे दांत दिखाए और हंसकर कहा, ठीक है श्रीमान रॉय, आप कौन सी गाड़ी देखना चाहते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। हम कुरियर डिलीवरी के लिए कोई अच्छी गाड़ी बता सकते हो? कुछ बातचीत के बाद काव्या ने सिद्धार्थ को 5 लाख की गाड़ी दिखाने का सोचा। श्रीमान रॉय, ये वुलिंग होंगगुआंग बहुत अच्छी गाड़ी है। इसका पीछे का हिस्सा बहुत बड़ा है, इसमें ढेर सारे पार्सल रख सकते हैं। इसका डिज़ाइन बहुत शानदार है और पीछे की सीट भी बड़ी है। जब आप फ्री हों तो दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया, मैं इतना अच्छा दिखता हूं कि मेरे कोई दोस्त नहीं, ये नहीं चलेगा। काव्या ने चुपके से सिद्धार्थ को देखा, वो सचमुच बहुत अच्छा दिखता था। लगभग बोल पड़ी, तो मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊं। काव्या ने आगे कहा, तो ये गाड़ी कैसी है? चेरी क्यू, छोटी गाड़ी, सस्ती है और बहुत प्यारी भी। सिद्धार्थ ने मना किया, ये बहुत प्यारी है, मुझे नहीं चाहिए। तो श्रीमान रॉय को प्यारी गाड़ियां पसंद नहीं? तो ये कैसी है? इस BYD F3 की कीमत कम है और ये बहुत अच्छी दिखती है। ये आजकल बहुत चल रही है। ये बहुत सस्ती है, ये भी नहीं चाहिए। काव्या, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सिद्धार्थ ने अचानक कहा, कोई और महंगी गाड़ी है? ये सब तो सस्ती लग रही हैं। काव्या की आंखें चमक गईं। श्रीमान रॉय, आप कितने की गाड़ी चाहते हैं? मैं आपको वैसी दिखाती हूँ। सिद्धार्थ ने हल्के से कहा, 50 करोड़ से ज़्यादा? क्या 50 करोड़ और उससे ज़्यादा? काव्या हैरान रह गई। 50 करोड़ और उससे महंगी? ये तो 100 गुना महंगी है। सिद्धार्थ ने हंसकर कहा, क्या तुम रुक गईं? काव्या का चेहरा लाल हो गया और उसने जीभ निकाल कर कहा, माफ़ करें। मैं बहुत डर गई थी। बस जब काव्या सिद्धार्थ को महंगी गाड़ियों वाले हिस्से में ले जाने वाली थी, अचानक एक चीख सुनाई दी। रुको काव्या, किसने कहा कि तुम उसे वहां ले जाओ? पलट कर देखा, ये विकास राणा था, जो काव्या का बॉस भी था, और इस वक्त वो बहुत गुस्से में था। काव्या इतनी प्यारी है, उसे सिर्फ मैं ही परेशान कर सकता हूँ, एक कुरियर वाला उसे कैसे परेशान कर सकता है? काव्या ने डरते हुए कहा, बॉस, ग्राहक गाड़ी देखना चाहते हैं तो मैं उन्हें वहां ले जा रही थी। विकास ने गुस्से से कहा, किसने तुम्हें ऐसा करने को कहा? क्या मैंने तुम्हें नहीं सिखाया? हालात देखकर काम करो। वो एक कुरियर वाला है, तुम उसे 50,000 से 1 लाख की गाड़ी दिखा सकती हो और तुम उसे 50 करोड़ की गाड़ी दिखाने जा रही हो। तुम इतनी नासमझ क्यों हो? बाकी लोग क्या हैं? लेकिन कोई लेकिन नहीं, विकास ने गुस्से में डांटा। फिर सिद्धार्थ की तरफ देखा और बहुत नाराज स्वर में बोला, कोरियर बॉय भाई, अगर तुम्हें महंगी गाड़ी देखनी है तो ऑनलाइन देख लो, हमारे पास यहाँ तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है। क्या? सिद्धार्थ ने भौहें उठाईं, गाड़ी देखना भी ठीक नहीं है। विकास राणा ने ठंडा सा हंसते हुए कहा, वो कई करोड़ की गाड़ी है। अगर तुमने उसे छूकर तोड़ दिया तो क्या तुम उसे खरीद सकते हो? या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? 50 करोड़ की गाड़ी के लिए तुम पूरी जिंदगी कोरियर बॉय की नौकरी करके भी नहीं कमा सकते, समझे? सिद्धार्थ को हंसी आ गई। बैंक में 1 अरब रुपये हैं और तुम कह रहे हो मैं 50 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीद सकता? विकास ने दांत दिखाते हुए ठंडे स्वर में कहा, जा रहे हो? नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर करवाऊंगा। बस जब सिद्धार्थ कुछ बोलने वाला था तभी एक गहरी और शानदार आवाज आई, ये इतना शोर क्यों हो रहा है? सबने पलट कर देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी था, साफ सुथरा सूट पहने हुए और बहुत प्रभावशाली दिखता था। उसके साथ एक सेक्रेटरी भी थी। सबके चेहरे तुरंत चमक उठे। चेयरमैन, नमस्ते चेयरमैन। विकास ने तुरंत अपना चेहरा बदला और हंसते हुए अभिवादन किया। चेयरमैन, यहाँ एक कोरियर बॉय हंगामा कर रहा है। वो 50 करोड़ से ज़्यादा की महंगी गाड़ी देखना चाहता है। मैं सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर करने वाला हूँ। चेयरमैन की नज़र कोरियर बॉय पर पड़ी और वो तुरंत हैरान हो गए। ये वो ही है तुम? राजेश खुराना हैरान हुए और तुरंत हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ मिलोगे। उन्हें साफ याद था कि ये नौजवान कमाल का है। वो खुद गाड़ियों का व्यापार करते हैं और उन्हें उस लैम्बोर्गिनी पॉइजन की कीमत अच्छे से पता है, और एक ड्राइवर भी था जो उसे लेने आया था, तो शान शौकत में वो उनसे भी आगे था। और जो चीज़ वो सबसे ज़्यादा महत्व देते थे वो थी सिद्धार्थ के पीछे की ताकत। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन असली बड़े लोगों के सामने अभी भी कुछ कमी थी। राजेश खुराना ने सिद्धार्थ को प्रशंसा भरी नज़रों से देखा। पिछली बार जल्दी में था, तुम्हारा नाम पूछ नहीं पाया। सिद्धार्थ रॉय। राजेश खुराना ने हल्के से मुस्कुराया। ठीक है सिद्धार्थ, तुम आज कौन सी गाड़ी देखना चाहते हो? मैं खुद तुम्हें दिखाऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ये क्या बात है? चेयरमैन खुद एक कोरियर बॉय को गाड़ी दिखाने जा रहे हैं और खुद उसे बताने वाले हैं।
ये तो राजा जैसा सम्मान है। विकास राणा, सिग्मा शू डिग्री शू। काव्या ने हैरानी में मुंह खोल लिया, जैसे ओ बन गया। बाकी पुरुष सेल्समैन के चेहरे तुरंत काले पड़ गए। सोचा नहीं था कि ये कोरियर बॉय इतना अच्छा दिखता है। विकास की आंखें सन रह गईं और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लगता है उसने किसी ऐसे शख्स को नाराज कर दिया जिसे नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं, सोचा नहीं था कि ये कोरियर बॉय एक बड़ा आदमी निकलेगा। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अब ठंडा पड़ गया। अब मेरी लीडर की कुर्सी भी नहीं बचेगी। विकास ने जल्दी से सोचा और तुरंत झुककर माफी मांगी। मुझे माफ करें श्रीमान रॉय, मैंने अभी गलती से आपको नाराज किया, मुझे माफ करें, माफ करें, माफ करें। महत्वपूर्ण बात को 3 बार दोहराया। अपने बॉस को झुककर माफी मांगते देख काव्या को भी शर्मिंदगी हुई। काव्या ने भी तुरंत झुककर कहा, मुझे माफ करें श्रीमान रॉय। दोनों ने 75 डिग्री झुके हुए रुख को बनाए रखा और जब तक आदेश नहीं मिला उन्होंने सिर नहीं उठाया। ये देखकर राजेश खुराना को तुरंत समझ आ गया कि अभी क्या हुआ था, तो उन्होंने सिद्धार्थ की तरफ देखा और उनकी राय पूछी। सिद्धार्थ, इन दोनों ने तुम्हारा अपमान किया, तुम क्या करना चाहते हो? सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुराया, अभी काव्या ने बहुत अच्छा काम किया, छोड़ दो, उन्होंने जानबूझकर भी तो नहीं किया। राजेश खुराना ने तुरंत उन दोनों को देखा और गंभीर हो गए, जल्दी से श्रीमान रॉय का शुक्रिया नहीं कर रहे। शुक्रिया श्रीमान रॉय, शुक्रिया श्रीमान रॉय। दोनों तुरंत चले गए। विकास इतना डर गया था कि उसकी टांगें कांप रही थीं और उसे लगा कि उसका आत्मविश्वास कुछ कम हो गया। हालांकि बड़ी मुसीबत से बच गया, लेकिन अभी भी डर बना हुआ था। अगर कोरियर बॉय ने एक शब्द भी कहा होता तो उसकी सालों की मेहनत से मिली लीडर की कुर्सी उड़ जाती। खुशकिस्मती से कोरियर बॉय उदार और बड़ा दिल वाला था। मुझे सचमुच मेरी नौकरी वापस मिल गई। एलिट मोटर्स ओखला के चेयरमैन राजेश खुराना खुद कोरियर बॉय के लिए गाड़ी चुनने वाले गाइड बन रहे हैं। ऐसा सीन पहले कभी नहीं देखा। लगभग 100 कर्मचारी फैनबॉय और फैंगल बन गए। सब एक साथ चिल्लाए, ये तो पक्का बड़ा आदमी है। मेरे पूरे जीवन में पहली बार देखा कि हमारे चेयरमैन खुद किसी की सेवा कर रहे हैं। ये बड़ा आदमी हमारे चेयरमैन से भी ज़्यादा शानदार दिखता है। बॉस, क्या आपको कोई फॉलोअर चाहिए? मैं कोरियर डिलीवरी में बहुत तेज हूँ। मैं भी बॉस के साथ कोरियर डिलीवरी करना चाहता हूँ। बॉस कमाल है। # अध्याय 26। नहीं, मेरे पति यहाँ हैं। इस समय एलिट मोटर्स ओखला के जनरल ग्रुप में खबरें तुरंत वायरल हो गईं। वाह, ये लड़का कितना हैंडसम है। इस कोरियर बॉय का क्या माजरा है? चेयरमैन क्यों उसका गाइड बन रहा है? ये क्या हो रहा है? कोई बताओ, इस कोरियर बॉय को इतना बड़ा सम्मान। ये दुनिया बहुत पागल है। कोई जानता है ये कौन है? महंगी गाड़ियों वाला हिस्सा। राजेश खुराना ने मुस्कुराते हुए पूछा, सिद्धार्थ, कोई गाड़ी पसंद आई? अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहो तो मेरे साथ आ जाओ। जैसे ही उन्होंने ये कहा, भीड़ तुरंत उत्तेजित हो गई। अरे, ये कई करोड़ की सुपरकार टेस्ट ड्राइव के लिए मिल सकती है। हमारे उद्योग के नियमों में ऐसी स्पोर्ट्स कार को टेस्ट ड्राइव की इजाज़त नहीं है। बड़ा आदमी तो बड़ा आदमी है, हमें अपने जीवन में ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। सेक्रेटरी श्रेया बोस ने तेज नज़रों से भीड़ को देखा। चुप रहो, इससे श्रीमान रॉय को गाड़ी देखने में दिक्कत होगी। भीड़ तुरंत शांत हो गई। सिद्धार्थ ने गाड़ियां देखना जारी रखा और चेयरमैन राजेश खुराना ने सिद्धार्थ को गाड़ियों के बारे में कुछ जानकारी दी, जैसे वो उनका खास मेहमान हो। जल्द ही सिद्धार्थ ने फैसला कर लिया, मुझे वो रोल्स रॉयस महाराजा ठीक लग रही है। राजेश खुराना थोड़े हैरान हुए। मेरी रोल्स रॉयस महाराजा मेरी पसंदीदा गाड़ी है, लेकिन तुम इसे खरीदकर कोरियर डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करोगे। क्या फ़र्क है? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? इसे बर्बाद करने का मन नहीं होगा? राजेश खुराना को सिद्धार्थ के बारे में और ज़्यादा उत्सुकता होने लगी। 800 करोड़ की स्पोर्ट्स कार और एक फुल टाइम ड्राइवर के साथ इसके पीछे की ताकत जरूर बड़ी होगी। वो राजेश खुराना अपनी नज़रों पर भरोसा करते थे। राजेश खुराना ने सेक्रेटरी को इशारा किया और आदेश दिया, दरवाज़ा खोलो और श्रीमान रॉय को टेस्ट ड्राइव करने दो। रोल्स रॉयस महाराजा का दरवाज़ा खुला और पीछे से स्टाफ ने चाबियां दीं। सिद्धार्थ ने चाबियां लीं, गाड़ी में बैठे और एक्सीलेटर दबाया। इंजन की रोमांचक आवाज आई, बूम बज़, शांत, दबंग। सिद्धार्थ ने एक्सीलेटर दबाया और रोल्स रॉयस महाराजा तेजी से दौड़ पड़ी। इंजन की ताकत लगातार बढ़ रही थी और जादुई कालीन जैसा ड्राइविंग अनुभव अनोखा था। गाड़ी का सुनहरा लोगो धीरे धीरे ऊपर उठा। गाड़ी का अगला हिस्सा एक शक्तिशाली और दबंग जानवर जैसा था, जिसकी आंखें तेज और भयानक थीं। अरे, बहुत हैंडसम। महाराजा, गाड़ी सचमुच शानदार है, वरना चेयरमैन इसे अपनी गाड़ी क्यों चुनते? ये गाड़ी शांत और शानदार स्पोर्ट्स कार के लिए बेस्ट है। शांत लेकिन दबंग, सादा लेकिन भव्य। रोल्स रॉयस की सबसे खास गाड़ी की कीमत कभी नहीं गिरती। बहुत हैंडसम, मैं भी इसमें सैर करना चाहता हूँ।
कमाल का हैंडसम। वहां 100 से ज्यादा लोग थे जो सिर्फ सिद्धार्थ को टेस्ट ड्राइव करते देख रहे थे। सीन बहुत शानदार था। सिद्धार्थ ने गाड़ी को ड्राइववे पर चलाया। मोड़ पर ड्रिफ्टिंग करते हुए सिद्धार्थ ने ड्राइविंग स्किल्स की शानदार मिसाल दिखाई। भीड़ बार बार चिल्लाए, वाह ये टेल ड्रिफ्ट कितना शानदार है, ये गाड़ी कमाल की है। क्या ये कोरियर बॉय असल में F1 रेसिंग ड्राइवर है? प्यार हो गया, मुझे बस शिफ्ट की दबानी है और मैं भी ये गाड़ी चला लूंगा। ची। रोल्स रॉयस महाराजा मजबूती से रुकी। सबकी नज़रों के बीच सिद्धार्थ रोल्स रॉयस महाराजा से बाहर निकले और संतुष्ट होकर दरवाजा बंद किया। अब मुझे कोरियर डिलीवरी के लिए गाड़ी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सब हैरान। सब ने ये सुना तो सबका ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो गया। अरे भाई, तुम रोल्स रॉयस खरीद कर डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करोगे? इतने शानदार क्यों हो? मुझे ये गाड़ी चाहिए। सिद्धार्थ ने पूरी रकम देकर ये रोल्स रॉयस महाराजा खरीद ली। स्वाइप। पूरा भुगतान 8 करोड़। राजेश खुराना को सिद्धार्थ के पीछे की ताकत और उनके लगभग 1 अरब के स्वभाव पर बहुत भरोसा था, इसलिए उन्होंने दिल से न्योता दिया। सिद्धार्थ, क्या तुम्हारे पास हाल में वक्त है? क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? कहीं बैठकर बात करें। देखता हूँ, वक्त मिलने पर तुम्हें संपर्क करूंगा। आखिरकार सिद्धार्थ का करियर अभी शुरू ही हुआ था और उनकी कुल संपत्ति अभी सिर्फ 30 अरब थी, जो अभी अपने चरम पर नहीं थी, इसलिए अभी सादगी बरतनी थी। उन्हें आज ओखला में एलिट मोटर्स आने का थोड़ा पछतावा हुआ। सोचा नहीं था कि इतने लोग होंगे। अगर इसका किसी संगठन ने ध्यान दे लिया तो बुरा हो सकता है, इसलिए सादगी रखना बेहतर है। सादगी और सादगी। ऐसे मौज मस्ती के लिए अभी नहीं जाना चाहिए। जितने कार्ड छुपाए रखो उतना अच्छा। चून की गाड़ी रात को ही मिल सकती थी, सिद्धार्थ पहले चले गए। जाने से पहले उन्होंने ये ऑर्डर काव्या के नाम कर दिया ताकि उसे अच्छा कमीशन मिले। सिद्धार्थ को जाते हुए देख सेक्रेटरी श्रेया बोस ने चतुराई से पूछा, श्रीमान खुराना, क्या मैं किसी को इनके बारे में पता लगाने भेजूं? राजेश खुराना ने गुस्से में डांटा, मूर्ख, वो साफ तौर पर रहस्य बनाए रखना चाहते हैं और तुम उनकी जांच करना चाहती हो। इतनी जल्दी में हो? श्रेया ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। माफ करें श्रीमान खुराना, मैंने नासमझी की। क्या वो इतने महत्वपूर्ण हैं? राजेश खुराना ने गहरी आवाज में कहा, ड्रैगन ताकतवर हो सकता है, उभर सकता है और छुप सकता है। जब बड़ा हो तो बादल और कोहरा बनाता है और अपनी शक्ल छुपाता है। जब उभरता है तो आकाश में उड़ता है और जब छुपता है तो लहरों में गायब हो जाता है। मेरी नज़र में सिद्धार्थ एक उथले गड्ढे का ड्रैगन है और एक दिन वो जरूर आसमान में ड्रैगन बनकर उड़ेगा। श्रेया ये सुनकर हैरान रह गई और लंबे समय तक शांत नहीं हो सकी। पहले उसे लगा कि सिद्धार्थ ज़्यादा से ज़्यादा किसी अमीर परिवार का बेटा होगा। सोचा नहीं था कि चेयरमैन की उनके बारे में इतनी बड़ी राय होगी। ड्रैगन आसमान में उड़ेगा, ये कैसा शब्द है? ऐसा तो पुराने राजाओं के लिए कहा जाता है। क्या ये कोरियर बॉय इतना कमाल का है? दोपहर में कोरियर डिलीवरी जारी रही। गोल्फ लिंक्स। सिद्धार्थ ने फ़ोन किया और पूछा, हाय, क्या आप घर पर हैं? दूसरे की आवाज़ बहुत नर्म थी, थोड़ी घबराई हुई, और उसने धीरे से जवाब दिया, तुम यहाँ क्यों आए? इस समय मेरे पति जल्दी ही लौटने वाले हैं। सिद्धार्थ, ये क्या माजरा है? क्या मुझे कोरियर डिलीवरी के लिए तुम्हारे पति के न होने का इंतजार करना पड़ेगा? मैं कोरियर डिलीवरी करने आया हूँ। ओह, तुम मेरे लिए रुको, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। युवती को साफ तौर पर राहत मिली। जल्द ही एक आकर्षक युवती लावण्या सेठी, जिसे 85 नंबर दिए जा सकते थे, मांस के रंग की सिल्क पजामा पहने बाहर आए। उसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी, हल्की हल्की दिख रही थी। वो बाहर आए और सिद्धार्थ को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। कितना आकर्षक युवक है। भाई, आपने बहुत मेहनत की। इतनी गर्मी है, आप बहुत थक गए होंगे। कोरियर को पास में रख दीजिए और अंदर आकर एक गिलास पानी पी लीजिए। आकर्षक युवती लावण्या सेठी बहुत उत्साहपूर्ण थी और उसने अपने कोमल हाथों से सिद्धार्थ को विला के अंदर खींच लिया। ये बहुत अप्रत्याशित था। सिद्धार्थ को लगा कि वह असमंजस में लिविंग रूम में पहुंच गए। लावण्या ने तुरंत एक गिलास पानी भरा और सिद्धार्थ को दिया। भाई, पानी पी लीजिए, थक न जाएं। सिद्धार्थ ने पानी पिया और लावण्या ने अपनी सुंदर आंखों से सिद्धार्थ को सिर से पांव तक देखा। लंबा चौड़ा कद, प्रभावशाली व्यक्तित्व और आकर्षक शैली। लावण्या की आंखें आकर्षण से भरी थीं और उसने पूछा, भाई, आपका कद काठी इतना शानदार है, क्या आपके पास 6 पैक एब्स हैं? एब्स? सिद्धार्थ ने सोचा, नहीं। लावण्या ने अपने नर्म हाथ से कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं। अपनी टी शर्ट ऊपर कीजिए और दिखाए। सिद्धार्थ को पसीना आने लगा। मैं तो कोरियर बॉय हूँ, कला बेचता हूँ, खुद को नहीं। एब्स को ऐसे कैसे दिखा सकता हूँ? ऐसा अजीब अनुरोध कहाँ से आया? लावण्या ने और कहा, अगर आपने मुझे नहीं दिखाया तो मैं शिकायत करूंगी। आपका बोनस कट जाएगा। उफ, कोई और उपाय नहीं। मैं जानबूझकर उसे दिखाना नहीं चाहता, सचमुच नहीं।
ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वह लंबी, सुंदर और शानदार कद काठी वाली है और उसके पजामे में धुंधली सुंदरता है। बस इसलिए कि उसने मुझे धमकी दी। मैं, सिद्धार्थ रॉय, सबसे ज्यादा धमकियों से डरता हूँ। ठीक है, बस एक क्षण। सिद्धार्थ को अपने कदकाठी पर बहुत भरोसा था। उन्होंने टी शर्ट ऊपर की और अपने सिक्स पैक एब्स दिखाए। जब एक महिला पुरुष के एब्स देखती है तो यह वही बात है जैसे पुरुष किसी महिला को देखता है। महिलाएं वास्तव में पुरुषों से अधिक आकर्षित होती हैं। लावण्या की आंखें चमक उठीं। वह थोड़ा और सिद्धार्थ के करीब आए और अपना हाथ बढ़ाकर छूने की कोशिश करने लगी। अचानक दरवाजे पर कदमों की आवाज सुनाई दी। लावण्या हक्का बक्का रह गई। अरे नहीं, मेरा पति लौट आया, आपको छुपना होगा। # अध्याय 27 गुची इंडिया पैसिफिक का 25% हिस्सा। सिद्धार्थ के मन में चीख उठी, बहुत बुरा हुआ। दुर्भाग्य, सही। अलमारी कहाँ है? या बिस्तर के नीचे? जल्दबाजी में वह घबरा गए। नहीं, मैं तो कोरियर बॉय हूँ। सिद्धार्थ ने अपने वस्त्र ठीक किए और जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़े। वाकई एक दुबला पतला पुरुष पंकज सेठी दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह लंबे समय से थका हुआ हो। आखिर घर में ऐसी पत्नी हो तो कौन सह सकता है। पंकज ने सिद्धार्थ को देखा और सिद्धार्थ ने भी पंकज को देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। थोड़ा अटपटा लगा तो सिद्धार्थ ने दयालुता से समझाया, भाई चिंता मत कीजिए, आपकी पत्नी और मेरे बीच सचमुच कुछ नहीं है। फिर जल्दी से भाग गए। हाय, वास्तव में राहत मिली। अगर उसका पति आधा घंटा देर से आता तो पता नहीं क्या हो जाता। हाय, मेरे मन में ऐसी बात कैसे आई? तो फिर मैं और उस चोर में क्या अंतर है? मैं, सिद्धार्थ रॉय, एक ईमानदार पुरुष हूँ। अगर दोष है तो लावण्या का है, जो इतनी आकर्षक है। उस सुंदर युवती के बारे में सोचकर सिद्धार्थ ने झूठ नहीं बोला। उसे वाकई उसे चूमने की इच्छा हुई थी। हालांकि उसकी शक्ल को 85 अंक मिले, लेकिन उसका कद काठी एकदम मनमोहक था और वह धुंधला सा लुक निश्चित रूप से वैक्यूम था। अगर वह उदासीन रहता तो क्या वह पुरुष कहलाता? आखिर कोरियर बॉय का काम थोड़ा नीरस है। जीवन में कुछ रोमांच चाहिए और कभी कभी स्वाद बदलना अच्छा है। डिंग, विशेष आयोजन पूरा हुआ। साइन इन सफल। इनाम, विश्व के शीर्ष लग्जरी ब्रांड गुची इंडिया पैसिफिक में 25% हिस्सा। इंडिया पैसिफिक में दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बन गए। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। शीर्ष लग्जरी ब्रांड गुची इंडिया पैसिफिक में 25% हिस्सा। गुची इंडिया पैसिफिक एक बहुत बड़ा लग्जरी ब्रांड है। बैग, कपड़े, औरतों की सबसे पसंदीदा चीज़। वो जो कपड़े और पतलून अभी पहने हैं वो भी बहुत महंगे हैं। उनकी कीमत 5 लाख रुपये से ज़्यादा है। सिद्धार्थ ने जल्दी से इंटरनेट पर देखा 25% हिस्से की कीमत कितनी है। पहले नहीं पता था, लेकिन देखने पर चौंक गए। गुची, विस्त्रा फैशन ब्रांड, हमेशा से अपनी शानदार, महंगी और आकर्षक चीज़ों के लिए मशहूर है। रुतबा और पैसा दिखाने की छवि के साथ ये अमीर लोगों की पसंद है और व्यापारी इसे बहुत पसंद करते हैं। ये फैशनेबल और खूबसूरत है। पिछले साल दुनिया भर में इसकी बिक्री 174 अरब अमेरिकी डॉलर थी और कुल संपत्ति 237 अरब अमेरिकी डॉलर तक थी। इंडिया पैसिफिक में साल की बिक्री 148 अरब थी और कुल संपत्ति 192 अरब थी। अब ये और तेजी से बढ़ रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी ब्रांड बनने वाला है और भारत के बाजार में भी आएगा। 25% हिस्सा मतलब 48 अरब रुपये। सिद्धार्थ हैरान रह गए। उन्हें पहले सिस्टम से 1 अरब नकद, सुपर तेज कार, राजमहल और सैफरन हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के शेयर मिल चुके थे, लेकिन ये रकम तो बहुत बड़ी थी। 48 अरब, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। इस समय सिंगापुर लेक्सट्रैंड ग्रुप, गुची इंडिया पैसिफिक का मुख्य ऑफिस, सीईओ का कमरा। नई बनी खूबसूरत अध्यक्ष ईशा अंबानी ने अपनी सेक्रेटरी मीरा वर्गीज से सुना कि इंडिया पैसिफिक का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सेदार अपने शेयर एक भारतीय को बेच चुका है। उसने इसे एक भारतीय को बेच दिया। ये शायद अच्छी बात हो सकती है। ईशा अंबानी ने थोड़ा सोचा। उनका बहुत सुंदर चेहरा शांत रहा। पहला हिस्सेदार उनके खिलाफ था, बार बार उनकी जगह लेने की कोशिश करता था और अब उसने शेयर बेच दिए। ये सचमुच अच्छी खबर हो सकती थी। कर्मा रिवॉर्ड सिस्टम बहुत ताकतवर है। ये सौदों को बिना किसी गलती के पूरा कर सकता है। इस सौदे में इंडिया पैसिफिक के शेयरों का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि बाजार से 15% ज़्यादा कीमत मिली। ईशा अंबानी ने तारीफ की। ये भारत का दोस्त बहुत रहस्यमय लगता है, बहुत ताकतवर है और शायद युवा और कामयाब भी है। ईशा अंबानी सिंगापुर की भारतीय मूल की हैं। उनके पिता भारतीय हैं, लेकिन वो सिंगापुर में बड़ी हुई हैं। फिर भी उन्हें भारतीयों से खास लगाव है। वो एक बड़े और अमीर परिवार में पैदा हुई थी। उनके परिवार की संपत्ति कई अरब डॉलर से ज़्यादा है। वो बहुत समझदार और होशियार हैं, लेकिन वो इतनी शानदार हैं कि उनके शब्दों में वो आदमी जो उन्हें प्यार में डाल सके अभी तक नहीं मिला। मुद्दे पर लौटें। अभी गुची का एशिया में बाजार बहुत बड़ा है। सब जानते हैं कि भारत में लग्जरी चीज़ों की बहुत मांग है।
और ये साथी, जिसका नाम सिद्धार्थ रॉय है, भारत से है और वो इंडिया पैसिफिक में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सेदार बन गया है। इसका असर बहुत बड़ा है। ये गुची इंडिया पैसिफिक के मुख्य ऑफिस के लिए अच्छी बात है और शायद ये भारत के बाजार में और बेहतर तरीके से आ सके। ईशा अंबानी की खूबसूरत आंखें उत्साह से भरी थीं। इस श्रीमान रॉय को फ़ोन करो और देखो कि क्या उनके पास मिलने और कंपनी के भविष्य की बात करने का समय है। सेक्रेटरी मीरा वर्गीज, ठीक है मैडम, मैं अभी श्रीमान रॉय से बात करती हूँ। 10 मिनट बाद सिद्धार्थ को गुची इंडिया पैसिफिक मुख्य ऑफिस की सेक्रेटरी का फ़ोन आया। हाँ, आपकी अध्यक्ष मुझसे मिलना चाहती हैं, लेकिन मैं भारत में हूँ, सिंगापुर नहीं आ सकता। ओह, अध्यक्ष भारत आ सकती हैं तो वो आएंगी। मुझसे पूछें कि क्या मेरे पास गुची के भारत में आने के लिए कोई अच्छे विचार हैं। हाँ, मेरे पास हैं, लेकिन पहले मैं देखना चाहता हूँ कि आपके मुख्य डिजाइनर का काम कैसा है। बिल्कुल, मैडम को कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरे सबसे बड़े हिस्सेदार हैं तो कंपनी में आपकी बात का कुछ वजन तो है ही। सेक्रेटरी ने आदर से कहा। वो जानती थी कि दूसरा पक्ष इंडिया पैसिफिक का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सेदार है। फ़ोन पर वो भले युवा लगता हो, लेकिन सेक्रेटरी जानती थी कि इस स्तर तक पहुंचने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। मेरे लिए 2 चीज़ें डिज़ाइन करवाएं, एक यूनिफॉर्म जो मुझे काम पर पहननी है और एक टोपी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सेक्रेटरी थोड़ा कंफ्यूज हो गई। टोपी तो ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म क्या है? क्या आप इंडिया पैसिफिक के दूसरे सबसे बड़े हिस्सेदार 4 अरब से ज़्यादा की संपत्ति वाले युवा अरबपति को अभी भी नौकरी करनी पड़ती है? लेकिन सिद्धार्थ रॉय की हैसियत कितनी बड़ी है। यूनिफॉर्म तो दूर, अगर आप 100 चीज़ें डिज़ाइन करने को कहें तो भी कोई मना नहीं कर सकता। अध्यक्ष ईशा सुन रही थीं। अगर उसका लहजा खराब हुआ और दोष लगा तो परिणाम बुरे हो सकते थे। कोई दिक्कत नहीं, आपको कैसा यूनिफॉर्म चाहिए? सेक्रेटरी ने सहमति दी। मैं अभी हमारे मुख्य डिजाइनर रोहन नायर से बात करती हूँ और आपके लिए कस्टम बनवाती हूँ। ठीक है, मैं आपको तस्वीरें और ज़रूरतें भेजता हूँ, आप बस मेरे निर्देशों का पालन करें, सिद्धार्थ ने कहा। फिर एक तस्वीर भेजी और कुछ साधारण शब्द। यूनिफॉर्म ड्रैगन डिज़ाइन चाहिए और मुख्य रंग वही रहे, टोपी मुख्य रंग हरा और बसंत का एहसास हो। सिद्धार्थ गंभीर थे। आखिर ये डिजाइनर का टेस्ट था और ये कपड़े उन्हें पहनने थे, लेकिन ये हरी टोपी कैसे डिज़ाइन होगी? मुख्य डिजाइनर, अगर उसमें स्तर नहीं है तो उसे मुख्य डिजाइनर क्यों कहेंगे? सेक्रेटरी तस्वीर और मैसेज देखकर हैरान रह गई। ये सचमुच एक यूनिफॉर्म है और वो भी कोरियर बॉय का यूनिफॉर्म। क्या श्रीमान रॉय सचमुच कोरियर डिलीवरी करते हैं? सेक्रेटरी मीरा वर्गीज हैरान रह गई। खूबसूरत अध्यक्ष ईशा अंबानी हमेशा गंभीर रहती थीं, लेकिन जब उन्होंने ये तस्वीर और मैसेज देखा तो वो मुस्कुराए बिना न रह सकीं। ये दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक काफ़ी मज़ेदार लगता है। ये वाकई एक टेस्ट है। मैडम, आप श्रीमान रॉय ने मुख्य डिजाइनर से ये डिज़ाइन करने को कहा, क्या ये ठीक है? ईशा अंबानी ने हल्के से कहा, नहीं, बस उनके निर्देशों का पालन करो। हालांकि ये अजीब लगता है, सेक्रेटरी को बोलने का कोई हक नहीं था। अध्यक्ष ने पहले ही बोल दिया था, तो अब उसे बस शीर्ष डिजाइनर को परेशान करना था। सेक्रेटरी ने जल्दी से मुख्य डिजाइनर रोहन नायर से संपर्क किया। वो गुची के मुख्य ऑफिस का मुख्य डिजाइनर है। क्या? रोहन नायर गुस्से में आ गए जब उन्होंने सेक्रेटरी की बात सुनी। तुम मुझसे, एक अंतर्राष्ट्रीय मास्टर से जिसने विस्त्रा किंग्स मेडल और वर्ल्ड डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, एक कोरियर बॉय के लिए काम का यूनिफॉर्म डिजाइन करने को कह रही हो? और वो भी हरी टोपी, जिसे सब नापसंद करते हैं। घिनौना, बकवास, ये इतना बेतुका कैसे हो सकता है? मैं मना करता हूँ, चाहे कोई भी आए, मैं नहीं करूँगा। सेक्रेटरी ने खांसा, लेकिन ये श्रीमान रॉय का आपके लिए टेस्ट है, जो दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक हैं। अगर आप भारत के बाजार में पूरी तरह घुसना चाहते हैं तो पहले वहाँ की शैली को अपनाना होगा। सीधे कहें, क्या आप उस सज्जन के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत करेंगे? क्या आप अभी भी नौकरी करना चाहते हैं? सेक्रेटरी की बात सुनकर रोहन 5 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए और तुरंत अपना लहजा बदल लिया। हा, मैं तो मजाक कर रहा था। ये टोपी तो बसंत से भरी है। हरा रंग बसंत में सब कुछ खिलने का प्रतीक है, जैसे मेरे दिल में बसंत की हवा बह रही हो। मुझे अचानक बहुत सारी प्रेरणा मिल गई है। ये श्रीमान रॉय वाकई एक रचनात्मक जीनियस हैं और मैं, रोहन, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। यूनिफॉर्म की बात करें तो वो तो आसान है। जहाँ तक मुझे पता है, ड्रैगन भारत का प्रतीक है। मैं इस यूनिफॉर्म में ड्रैगन के उड़ने का आइडिया डालूंगा। इसे डिज़ाइन करने में सिर्फ 3 दिन लगेंगे। मैं श्रीमान रॉय को दिखाऊंगा कि रोहन दुनिया का शीर्ष डिजाइनर कोई दिखावा नहीं करता। ठीक है, मैं प्रेरणा से भरा हूँ, मुझे परेशान मत करो, फ़ोन रखो। खट। रोहन ने तुरंत ड्राफ्ट बनाना शुरू किया और डिजाइनिंग में जुट गए। सेक्रेटरी अवाक रह गई। अच्छा, अब कोई नहीं रोक सकता। नतीजा क्या हुआ? देखो, जमीन पर वो क्या है? मास्टर, तुम्हारी इज्जत तो गायब हो गई। रात के समय
सिद्धार्थ ने रोल्स रॉयस महाराजा चलाकर सिल्वर ओक्स रेजिडेंसी पहुंच गए। जैसे हवा का एक तेज झोंका आया हो। पानी पी रहे सिक्योरिटी गार्ड का पानी मुंह से छूट गया। एक आदमी के हाथ से सिगरेट फिसल गई। कुछ लोगों का मुंहों की शक्ल में खुल गया। अरे वाह, ये कोरियर बॉय तो कमाल है। एक और नई गाड़ी, पहली नज़र में ही शानदार और दबंग दिखती है। महाराजा का लुक वाकई दबंग है और सबको चुप कर देता है। गाड़ी के सामने रोल्स रॉयस का लोगो और उत्सव की देवी गर्व से खड़ी हैं, जो राजसी अंदाज दिखाती हैं। पार्थेनन ग्रिल के साथ आयताकार फुल लेड हेडलाइट्स और ऊंचा सामने का डिज़ाइन। रोल्स रॉयस की खास शानदार शैली के अलावा महाराजा का आकार किसी मंदिर जैसा भव्य है। राजा जैसा अंदाज, दबंग, राहगीरों की आवाज़ें एक के बाद एक आईं। अरे, पिछली बार लैम्बोर्गिनी थी, इस बार रोल्स रॉयस। कमाल की क्लास। अगर मेरे पास ये गाड़ी होती तो मैं 24 घंटे बिना सोए काम करता। अगर मेरे पास ये गाड़ी होती तो मैं उल्टा सिगरेट पीता। अरे, तुम तो और सख्त हो। अगर मेरे पास ये गाड़ी होती तो मैं सपने में हंसते हंसते मर जाता। सिद्धार्थ ने निशा रेड्डी को देखा। आज निशा बहुत आकर्षक टाइट स्कर्ट पहने थी, जो उनकी कर्व्स को पूरी तरह दिखा रही थी। सफ़ेद ब्लाउज का पहला बटन खुला था ताकि हवा आए, और हल्का सा गहरा सफ़ेद कव दिख रहा था। उनका फिगर एकदम शानदार था। बिल्कुल सही। हल्के से निशा की कमर को थामा और वो गाड़ी में बैठ गई। निशा बहुत खुश थी। सिद्धार्थ, तुमने आज फिर नई गाड़ी खरीदी, बहुत शानदार है। तो क्या तुम आज रात फिल्म देखना चाहोगी? एक नई फिल्म आई है, बहुत अच्छी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारे साथ रहूं, कहीं भी चलूंगा। निशा रेड्डी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगले 1-2 महीने तक शायद तुम मुझे न देख पाओ। दरअसल निशा विदेश जा रही थी स्टाइलक्राफ्ट 101 में हिस्सा लेने, जो एक डिज़ाइन पर आधारित प्रतियोगिता शो है। इसमें दुनिया भर के 101 डिजाइनर एक मंच पर मुकाबला करते हैं और फिर एक एक करके चुने जाते हैं। आखिर में दुनिया के 9 सबसे शानदार डिजाइनर चुने जाते हैं। आखिर निशा ने देश में एक डिज़ाइन प्रतियोगिता जीती थी, तो उन्हें बुलावा आना स्वाभाविक था। सिद्धार्थ अच्छे से समझते थे कि एक औरत को अपना करियर बनाना चाहिए और निशा जैसी आर्थिक रूप से स्वतंत्र औरत को अपनी नई राह बनाने का मौका देना चाहिए। आज रात दोनों ने बहुत मस्ती की, ढेर सारे भूतिया घरों में गए, निशा को खूब डराया और फिर एक रोमांटिक फिल्म देखी, जिसके बाद निशा को प्रतियोगिता में जाने का मन नहीं था। सिद्धार्थ के समर्थन से निशा ने आखिरकार प्रतियोगिता में जाने का फैसला किया। निशा के घर वापस आने पर एक तूफानी पल के बाद निशा सिद्धार्थ की बांह पर सर रखकर सो गई, जैसे एक प्यारी बिल्ली, उसका शरीर नर्म और कोमल। सिद्धार्थ अभी सोए नहीं थे, उन्होंने एक सिगरेट जलाई। वो जिंदगी के बारे में सोच रहे थे। निशा का जादू बहुत ताकतवर था, अगर वो जवान और जोश से भरे न होते तो उसे संभालना मुश्किल होता। जैसे एक कुआं जो देर सबेर सूख ही जाएगा। अभी तो वो इसे संभाल सकते हैं, लेकिन 30 या 40 की उम्र में क्या होगा? आखिर पैसा जैसी चीजें जन्म से नहीं आती। ये सिस्टम, क्या इसमें कोई और खासियत नहीं है? डिंग, सिस्टम ने मेजबान की इच्छा को भांप लिया और अपग्रेड फीचर शुरू कर दिया। वर्तमान कर्मा रिवॉर्ड सिस्टम वर्जन 1.0 अनुभव अंक 58। वर्जन 2.0 फीचर का झलक, शरीर की सीमाओं से परे, रहस्यमयी कौशल का इनाम। वर्जन 3.0 का फीचर अभी अज्ञात। वर्जन 4.0 का फीचर अभी अज्ञात। अरे वाह, आ गया। जो मैं चाहता था वो आखिर आ ही गया। सिद्धार्थ की आंखें चमक उठीं। बस यही शरीर की सीमाओं से परे वाला फीचर उन्हें लंबे समय तक उत्साहित रख सकता था। 3.0 और 4.0 वर्जन की तो बात ही छोड़ो, तब तो वो तारों पर राज करेंगे और ब्रह्मांड में छा जाएंगे। मेरी पहले की सारी चिंताएं बेकार थीं। अनुभव अंक 58। लगता है मेरे किए हुए कामों से मुझे कम ज्यादा अनुभव अंक मिले हैं। डिंग, सिस्टम संदेश, अनुभव अंक सिर्फ जिंदगी को जीने से मिलते हैं। जितना रोमांचक अनुभव, उतने ज्यादा अंक और उतने शानदार इनाम। सिद्धार्थ ने सोचा और मन ही मन बोले, अब समझा। पहले जो साइन इन कामयाब हुए वो मिशन इवेंट्स की शुरुआत थी। भले ही कुछ करना न पड़ा हो, लेकिन साफ है कि कोरियर डिलीवरी जिंदगी को जीने का एक तरीका है। रोमांच, उम्मीद, मुझे अपना भविष्य दिख रहा है। खूबसूरत औरतों का साथ। छी, क्या मैं ऐसा इंसान हूँ? इस उम्र में इतना बेशर्म होना। मैं तो बस उन खूबसूरत लड़कियों को एक प्यारा घर देना चाहता हूँ। कल से मैं और मेहनत से जिंदगी को जीऊंगा। जिंदगी जीना कोरियर डिलीवरी से शुरू होता है। सिद्धार्थ ने सिगरेट बुझाए, लाइट बंद की और खुशी से सो गए। अगले दिन निशा को हवाई जहाज तक छोड़ा। अभी सुबह थी और सिद्धार्थ की कोरियर डिलीवरी जारी रही। रोजवुड एनक्लेव, विला क्षेत्र। दरवाजा खटखटाया। डिंग डोंग, श्रीमती अरोड़ा, आपका कोरियर आ गया। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाए। मैं दूसरी मंजिल पर हूँ, आप बस ऊपर आ जाए। सिद्धार्थ ने होंठ सिकुड़े। आजकल की औरतें इतनी लापरवाह क्यों हैं? मुझे ऐसे ही अंदर बुला लिया। अगर मैं बुरा इंसान होता तो। विला में बहुत शानदार चीजें थीं,
बड़ा झूमर, पुरानी चीजें और नानमू का फर्नीचर सब बहुत कीमती लग रहे थे। दूसरी मंजिल पर सिद्धार्थ ने एक भरे हुए बदन वाली युवती सुनीता अरोड़ा को देखा, जो इस समय पतले सफेद पजामे में थी। उसकी शक्ल को शायद 60 नंबर मिले। खास खास इतनी खूबसूरत शक्ल के साथ शायद सावधानी की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ ज्यादा रुकना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि सुनीता अरोड़ा जल्दी से कोरियर की रसीद पर दस्तखत करे और वो चले जाएं। सुनीता एक स्टूल पर खड़ी थी और बल्ब ठीक कर रही थी। क्या घर में कोई मर्द नहीं है कि एक औरत को ये काम करना पड़ रहा है? दीदी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आप पहले कोरियर की रसीद पर दस्तखत कर दीजिए, सिद्धार्थ ने सुझाव दिया। सुनीता ने पलट कर देखा। एक पल में ऐसा लगा जैसे वो 20 साल पहले लौट गई हों। बसंत आ गया था, सब कुछ जैसे अभी जागा हो। सब कुछ नया नया खुल रहा था। पहाड़ गीला हो गया, पानी बढ़ गया और चेहरा लाल हो गया। बसंत से उद्धरण, वाह कितना सुंदर लड़का। मुझे उस साल सूरज ढलते वक्त दौड़ने की याद आ गई। वो मेरी खोई जवानी थी। ये है पहले प्यार का एहसास। वो इतना आकर्षक और सुंदर कैसे हो सकता है? जैसे शानदार आतिशबाजी, इतना सुंदर कि दिल धमाका कर दे। सुनीता ने अपनी आदत बदल दी और नखरे से बोली, भाई यहाँ आ जाओ। सिद्धार्थ ने बल्ब लिया, स्टूल पर चढ़े, हाथ ऊपर किए और बल्ब बदलने लगे। हाथ ऊपर करने की वजह से उनकी कमर से टी शर्ट थोड़ा ऊपर उठ गई, जिससे उनकी शानदार मरमेड लाइन और कछुए की तरह सख्त पेट की मांसपेशियां दिखने लगीं। सुनीता का मन डोल गया और उनके दिमाग में एक ख्याल आया, तो उन्होंने पूछा, भाई क्या तुम अभी भी मेहनत करना चाहते हो? # अध्याय 29। औरतें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती हैं। सिद्धार्थ को एक पल समझ नहीं आया और उन्होंने जवाब दिया, कौन मेहनत करना चाहता है? अगर मैं घर पर लेट कर सोऊं तो भी पैसे कमा सकता हूं। बाहर काम करने की क्या जरूरत? सुनीता की खूबसूरत आंखें चमकी, उन्हें कुछ मजेदार लगा। वो तुरंत नीचे उतरी और दरवाजा लॉक कर दिया। आज तो काम पूरा करना ही है। रेड वाइन जरूरी है और स्टेक बनाना तो बनता है। जब सिद्धार्थ पहली मंजिल पर पहुंचे, दरवाजा लॉक था। हालात ठीक नहीं लगे। दीदी, इसका क्या मतलब है? सुनीता ने आंखें मटकाईं और मेज पर हाथ मार कर बोली, आ जाओ भाई, एक गिलास वाइन पीते हैं और जिंदगी की बातें करते हैं। सिद्धार्थ हैरान रह गए। अरे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पिछली बार वो युवती थी जिसे 85 नंबर मिले थे और उसका फिगर कमाल का था, लेकिन ये तो लगभग 40 की होगी और शक्ल को सिर्फ 60 नंबर। ये तो मुश्किल से निगला जाएगा। सिद्धार्थ ने गला घोंटते हुए कहा, दीदी ये ठीक नहीं है। अगर आपके पति आ गए तो मैं मर जाऊंगा। सुनीता ने ये सुना तो उनकी आंखों में थोड़ा दुख दिखा। भाई, क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ जैसे मेरा कोई पति हो? वो शख्स 5 साल पहले एक लड़की के साथ बाहर गया था। उसने गाड़ी हाईवे के किनारे खड़ी की, टायर फिसला, गाड़ी पहाड़ से नीचे गिरी और वो मर गया। अब मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली, और तुम मेहनत नहीं करना चाहते तो मेरे साथ क्यों नहीं रह लेते? सिद्धार्थ ने ये सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। सोचा नहीं था कि ये दीदी भी इतनी दुखी होंगी। लेकिन बात यह है कि उनकी संपत्ति अरबों की है। हालांकि कहावत है कि बड़ी उम्र की औरतें सोने की ईंटें देती हैं और भी बड़ी उम्र की औरतें पूरा साम्राज्य। इस दीदी से शादी करने के बाद जिंदगी तुरंत चरम पर पहुंच जाएगी। लेकिन क्या यही मेरा मकसद है? क्या मैं ऐसा इंसान हूं जिसे पैसे की कमी है? साफ है कि नहीं। मौके उन्हें देने चाहिए जिन्हें सचमुच जरूरत है। दीदी शांत हो जाए, हम बात कर सकते हैं, अपने हाथ मत लगाए। सिद्धार्थ हैरान रह गए। सुनीता ने एक गिलास वाइन पी ली, उनका चेहरा लाल हो गया और वो हरकत में आ गईं। उनमें जैसे कोई जबरदस्ती करने का जोश था और वो भूखे शेर की तरह सिद्धार्थ पर झपटी। भाई, मुझे मना मत करो, मैं 5 साल। सुनीता झपटी। सिद्धार्थ बचते गए, लेकिन ऐसे बचना कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा तो लॉक था। ऐसे नहीं चलेगा, वो अभी भी एक नन्हा बच्चा है। मजबूरी में सिद्धार्थ को एक तरकीब सूझी। दीदी रुकिए, सच कहूं मेरे पास छुपाने को कुछ है। सुनीता तुरंत रुक गई। हाँ, तुम्हें क्या बात है? क्या मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ? मैं पहले गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। अब शायद थोड़ा पीछे रह गई हूँ, लेकिन मेरा आकर्षण अभी भी है। हाँ, सिद्धार्थ को हंसी आ गई। दीदी, लगता है आपको अभी भी कुछ गलतफहमी है। लेकिन सिद्धार्थ गंभीर हो गए, उनके चेहरे पर दुख था। दीदी, असल में मैं उस मामले में ठीक नहीं हूँ। क्या? सुनीता तुरंत 3 कदम पीछे हटी और हैरान चेहरे से सिद्धार्थ को देखने लगी। तुम्हारा सचमुच? सिद्धार्थ ने आह भरी। हाँ दीदी, मैं ऐसी बात पर मजाक नहीं करता। आप फूलों जैसी सुंदर हैं, चमकदार और आकर्षक। कोई भी पुरुष आपको देखकर ललचा जाए तो मैं क्यों न ललचूं। लेकिन किस्मत का खेल है, मैं वाकई लाचार हूँ। सिद्धार्थ की एक्टिंग कमाल की थी। 3 सेकंड में 5 भाव बदले, दुख, उदासी, अफसोस, निराशा और करुणा।
चेहरा, हाव भाव और अंदाज एकदम सही, जैसे वो सुपरस्टार हों। ऑस्कर का पुरस्कार तो उनका ही है। बड़े से बड़ा झूठा भी उनके सामने हार मान ले। कोई झूठ पकड़ने वाला यंत्र भी उनकी बात में कमी न ढूंढ पाए। एकदम सही, बिल्कुल परफेक्ट। तुम्हारी बात में दम है, मुझे यकीन है तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। सुनीता की आंखों में हल्का दुख था। अभी कुछ देर पहले सिद्धार्थ ने उनके पहले प्यार का एहसास जगाया था, लेकिन अब वो पूरी तरह गायब हो गया। सिद्धार्थ मन ही मन खुश हुए और आंखें घुमाकर बोले, लेकिन दीदी उदास मत होइए, मेरे पास कई दोस्त हैं जो बहुत अच्छे हैं, मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ। सुनीता की आंखें चमक उठीं। सच? मुझे कोई बुरा इंसान नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए जो मेरे साथ रहे, और हो सके तो तुम जितना सुंदर हो। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। दीदी, आपकी मांग थोड़ी ज्यादा है, दुनिया में मेरे जितना सुंदर शायद ही कोई मिले। सुनीता ने सहमति दी। सही बात है, तुम्हारे आधे जितना सुंदर भी कोई हो तो वो स्टार बन सकता है, लेकिन बहुत बदसूरत भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे 1/3 जितना तो ठीक है, 1/3 भी ज्यादा है। मुझे लगता है 10वां हिस्सा भी काफी है। आखिर दुनिया में मेरे 10वें हिस्से जितने लोग भी कम ही हैं। सिद्धार्थ ने स्कूल में सीखी गई बढ़ा चढ़ाकर बात करने की तरकीब अपनाई। सुनीता मीठे से मुस्कुराई और बोली, सब तुम पर छोड़ती हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, फोन पर बात करूंगा, अलविदा। अलविदा। सुनीता ने चुपके से सिद्धार्थ को जाते हुए देखा और मन ही मन आह भरी। काश वो एक सामान्य पुरुष होता। स्विफ्ट डिलीवरी पॉइंट। एक रोल्स रॉयस महाराजा छाया की तरह तेजी से आया। स्विश स्विश। रोल्स रॉयस महाराजा के नीचे से हवा चली। अरे भाई सिद्धार्थ, तुम बार बार गाड़ी क्यों बदल रहे हो? रोल्स रॉयस, मैं तो पागल हो गया। भाई सिद्धार्थ, मुझे भी गाड़ी में सैर करवा दो प्लीज। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? पुश कहना ठीक नहीं है। सिद्धार्थ ने हंसकर कहा, भाइयों घबराओ मत, इस गाड़ी में सिर्फ 4 सीटें हैं, मैं बाद में एक लंबी लिंकन खरीदूंगा, उसमें ज्यादा सीटें होंगी, तब तुम सबको सैर करवाऊंगा। कोरियर बॉय लोग तुरंत उत्साहित हो गए। भाई सिद्धार्थ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम सचमुच मेरे हीरो हो। हाय, अगर मैं औरत होता तो मैं जरूर तुम्हारा पीछा करता। भाई सिद्धार्थ। भाई सिद्धार्थ, मैं तुम्हारी गाड़ी धोऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लगता है कुछ गलत बात घुस गई, छोड़ो, सामान उठाओ और डिलीवरी जारी रखो। इस समय पीछे से ललित की आवाज आई। भाई सिद्धार्थ, नवीन को प्यार में दिक्कत हो रही है, वो तुमसे सलाह मांगना चाहता है, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? क्या प्यार की दिक्कत? मैं सिद्धार्थ रॉय कब से प्यार का गुरु बन गया? मैं ब्रेकअप गुरु हो सकता हूँ, लेकिन प्यार का गुरु नहीं। ठीक है, लेकिन अपने दोस्तों के लिए मैं सलाहकार बनकर मदद करूंगा, आखिर मैं प्यार का मास्टर हूँ। क्या हुआ? सिद्धार्थ ने पलटकर पूछा। ललित और नवीन साथ आए। नवीन दिखने में बहुत साधारण था, ऐसा जो भीड़ में खो जाए। यहाँ साफ करना चाहता हूँ कि नवीन की गर्लफ्रेंड का नाम चुनरी नहीं है। नवीन उदास दिख रहा था। उसने फ़ोन पर चैट हिस्ट्री देखी, दिमाग पर जोर डाला और सोच रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप क्यों किया। भाई सिद्धार्थ, देखो, मैंने कल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गेम खेला और गेम खत्म होने के बाद वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है। सिद्धार्थ ने फ़ोन लिया। लड़की, चलो ब्रेकअप करते हैं। लड़की, तुम बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। लड़की, तुम्हारे साथ मुझे सुरक्षित महसूस नहीं होता। लड़की, बस इतना ही। नवीन, 10 सेकंड का किल कलेक्शन वीडियो। नवीन, क्या मैंने छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया? लड़की, तुम्हें क्या हो गया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। दूसरे ने तुम्हारा मैसेज लेना बंद कर दिया। सिद्धार्थ कंफ्यूज हो गए, फिर उन्होंने 10 सेकंड का वीडियो देखा। नवीन ने मासूम चेहरा बनाया और एक सांस में उत्साह से बोला, भाई सिद्धार्थ, मैंने पहली स्किल से दूरी बनाई ताकि लालाजी मुझ तक न पहुंच सकें, फिर दूसरी स्किल से मैंने उनके बड़े मूव को रोका, 2 बार हल्का अटैक करके उसे खत्म किया, और पहली स्किल से वापस छतरी पर लौटकर माको को टावर के नीचे धकेला, खून की आखिरी बूंद तक लड़कर 3 को मार डाला। क्या ये छोटी बातें नहीं हैं? सिद्धार्थ ने वीडियो देखा, थोड़ा सोचा और नवीन को शक भरी नजरों से देखा। ये छोटी बातें नहीं हैं। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रोफेशनल है? # अध्याय 30 पुलिस की फूल सी प्रिया शर्मा टिल्ड। थोड़ी बातचीत के बाद नवीन ने कल के गेम को याद किया और आखिर में सारा दोष इस पर डाला। नवीन ने एक मिड लेन की लड़की को ब्लू बफ देने में मदद की थी। यही मुख्य वजह थी कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप किया। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम दूसरी मिड लेन की लड़की को ब्लू बफ कैसे दे सकते हो? मेरे टाइगर को भी ब्लू बफ चाहिए। ठीक है, औरतें कितनी समझ से बाहर की चीज़ हैं। प्यार में तुम्हें सुरक्षा की बात करते हैं या छोटी छोटी बातों की? इतनी सारी छोटी बातें कहाँ से आती हैं? प्यार करना आसान नहीं है। कहावत है, मंदिर तोड़ना ठीक है लेकिन शादी नहीं तोड़नी चाहिए। आखिर में सिद्धार्थ के सुझाव पर नवीन उत्साह से अपनी गर्लफ्रेंड से माफ़ी मांगने गया। रुक जाओ, सिद्धार्थ ने ललित को पकड़ा।
ललित, क्या तुम अभी भी मेहनत करना चाहते हो? मेहनत? ललित एक पल को रुका और उसकी आंखों में चमक आ गई। भाई सिद्धार्थ, क्या तुम मुझे मौका देने वाले हो? भाई सिद्धार्थ तो बड़ा हीरो है, अगर उनकी मदद मिल जाए तो क्या बात होगी? सिद्धार्थ बोले, एक 30 साल की औरत, विधवा, और उसके पास कई करोड़ की संपत्ति, क्या तुम्हें दिलचस्पी है? इतना अच्छा मौका? ललित ने उत्साह से सहमति दी, बिल्कुल। वैसे भी मुझे बीवी नहीं मिल रही, बस डर है कि वो मुझे पसंद न करे। सिद्धार्थ ने ललित के कंधे पर हाथ रखा और हौसला दिया, आत्मविश्वास रखो, हिम्मत से कोशिश करो, नुकसान तो होगा नहीं, क्या पता काम बन जाए। सिद्धार्थ ने उस 60 नंबर वाली विधवा औरत की जानकारी ललित को दी। सोचा नहीं था, बाद में ललित उस औरत के साथ रहने लगा और उनके यहाँ एक मोटा ताज़ा बेटा पैदा हुआ। त्योहारों पर ललित अपनी बीवी और बच्चे के साथ सिद्धार्थ के घर मिलने आता। बेशक ये सब बाद की बात है। कोरियर डिलीवरी जारी रही। इस बार उन्होंने एक टेकअवे लिया और उसे एक 80 नंबर वाली खूबसूरत लड़की, माया खान, के घर पहुंचाया। आपका कोरियर आ गया, दस्तखत कर दीजिए। माया ने सिर झुकाकर फोन पर कुछ देखा और तिरस्कार भरे लहजे में बोली, जाओ और मेरे लिए एक पानी की बोतल खरीद लाओ, लौटकर आओ तो दस्तखत करूंगी, वरना तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। शिकायत करोगी? तुम घर पर अकेली हो? हाँ, अकेली हूं, तो क्या? सिद्धार्थ के दिमाग में एक शरारत आई, तो फिर मुझे गलत तरीके से डराने की जुर्रत मत करना, हा हा हा। माया ने आंखें उठाईं और उसकी आंखों में हैरानी थी। अरे, कितना शरारती, कितना सुंदर, मुझे बहुत पसंद है, मुझे ऐसे ही जोशीले भाई पसंद हैं। जल्दी जल्दी मेरे साथ मस्ती करो। वो पूरी तरह से एक नकाबपोश थी, उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल उसे अलग मज़ा देता था। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे पता है मैं गलत थी, भाई, मत करो। मुंह से तो वो नहीं चिल्ला रही थी, लेकिन उसका शरीर बहुत ईमानदार था। न सिर्फ उसने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसने आंखें बंद कर लीं, चेहरा लाल हो गया और अगले पल का इंतजार करने लगी। लेकिन स्विश, उसने पाया कि जैसे ही उसने हाथ ढीला किया, उसका फ़ोन छीन लिया गया। सिद्धार्थ ने एक बटन दबाया, रसीद कन्फर्म हो गया। हाँ, माया खान बहुत निराश हुई, यही है तुम्हारा गलत तरीके से डराने का तरीका। बस इतना, सिद्धार्थ ने बहुत खतरनाक अंदाज में देखा, वरना मुझे मजबूर मत करो कि तुम्हें मारूं। माया का चेहरा अचानक बदल गया, उसने एक और मासूम सा लुक दिखाया और नर्म, आकर्षक आवाज में बोली, प्लीज मुझे जितना चाहो सजा दो मास्टर। हट पागल। सिद्धार्थ ने तुरंत सिर हिलाया और वहां से चले गए। हाय, ये क्या लोग हैं, एक से बढ़कर एक अजीब। माया उनके पीछे दौड़ी और नखरे से बोली, भाई इतने सुंदर हैं, वो सबको डांटते हुए भी इतने शानदार लगते हैं, मैं तो बस उनसे प्यार कर बैठी। दूसरा कोरियर भी उसी इलाके में था। सिद्धार्थ नीचे आए और अपना फ़ोन निकाला। हाय, आपका कोरियर आ गया है। फ़ोन के दूसरे छोर पर तेज हवा की आवाज़ थी और एक आदमी की घबराई हुई आवाज़। मुझे नहीं चाहिए। सिद्धार्थ को अजीब लगा, क्यों नहीं चाहिए आपको? आपका कोरियर नहीं चाहिए? क्योंकि मैं खुद को मारना चाहता हूँ। फ़ोन पर वो आदमी टूटे चेहरे और जिंदगी से निराश होकर चिल्लाया, मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे कोरियर की क्या ज़रूरत? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। खुद को मारना, इतना रोमांचक। सिस्टम के पहले नियम के मुताबिक जितना रोमांचक इवेंट, उतने ज़्यादा अनुभव अंक और उतने शानदार इनाम। इस कोरियर का इनाम तो बहुत बड़ा होगा। सिद्धार्थ बहुत खुश हुए और बोले, महोदय, तो आप अभी कहाँ हैं? क्या आप खुद को मारने से पहले मेरे कोरियर पर दस्तखत कर सकते हैं? ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं वहाँ का आदमी हैरान रह गया। अरे, मैं तो मंच के किनारे पर खड़ा हूँ, ज़रा सी चूक हुई तो मैं अनंत गड्ढे में गिरकर मर जाऊँगा। और तुम्हें तुम्हारा कोरियर ज़रूरी है। मेरे दस्तखत करना मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर से कहता हूँ, मैं खुद को मारने जा रहा हूँ, समझे? खुद को मारना। उस आदमी ने उन दो शब्दों पर बहुत जोर दिया, जैसे सिद्धार्थ को सुनाई न दे रहा हो। मैं समझ गया, खुद को मारना। सिद्धार्थ ने गंभीरता से कहा, तो आप खुद को मारने से पहले मेरे कोरियर पर दस्तखत कर दो, ठीक है? आदमी चुप, हैरान। ये क्या लोग हैं? सचमुच ये दुनिया जीने लायक नहीं है, इसमें कुछ भी याद रखने लायक नहीं। उसने अपने हाथ फैलाए और फ़ोन को नीचे फेंक दिया। उसे पहले कभी न महसूस हुई आज़ादी और शान महसूस हुई। मैं चुपके से चला जाऊंगा, जैसे मैं चुपके से आया था। मैं अपनी बाजू हिलाऊंगा और एक भी बादल साथ नहीं ले जाऊंगा। बैंग! फ़ोन 26वीं मंजिल से नीचे गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया और इलाके में टहल रहे एक अंकल को चौंका दिया। जब वो अंकल को देख रहा था, अंकल भी उसे देख रहा था। अंकल, मुझे नहीं पता था कि मुझे आखिरी बार आप ही देखेंगे। लेकिन पहली मंजिल पर खड़े अंकल को 26वीं मंजिल से उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दी और वो तुरंत चिल्लाए, हादसा हो गया, हादसा हो गया, कोई बिल्डिंग से कूदने वाला है। तमाशा देखने में कोई बड़ी बात नहीं और लोग जल्दी से इकट्ठा हो गए। अरे, कोई सचमुच कूदने वाला है।
लाइव प्रसारण शुरू करो, जल्दी करो। ट्रैफिक इकट्ठा करो। आजकल के युवा कितना दिमागी तनाव रखते हैं, बार बार आत्महत्या करने की बात करते हैं। कूदो, मेरा रिकॉर्डिंग तैयार है, बस मरने का पल रिकॉर्ड करना है। बस देखते मत रहो, पुलिस को फोन करो। इस समय इलाका लोगों से खचाखच भर गया और तमाशबीन मोड तुरंत चालू हो गया। सिद्धार्थ रॉय का दिल घबरा रहा था, उसे लग रहा था कि समय खत्म हो रहा है। अगर वो उस आदमी से कुरियर पर साइन नहीं करवा पाया इससे पहले कि वो मर जाए, तो वो बहुत सारे अनुभव, अंक और बड़ा इनाम खो देगा। प्लान ए, कार्यवाही शुरू। वसंत कुंज पुलिस स्टेशन को भी समय पर फोन आया। नेताओं को झटका लगा। क्या कोई आत्महत्या करने वाला है? राजधानी में आत्महत्या बहुत गंभीर मामला है और पुलिस इस पर बहुत ध्यान देती है। आदेश दो, तुरंत पुलिस बल भेजो। अगर ये सचमुच आत्महत्या है तो हमें हर हाल में उसे नीचे उतारना है। एक आदेश। दर्जनों पुलिस गाड़ियां तेजी से घटनास्थल की ओर दौड़ीं। पहली पुलिस गाड़ी से एक बहादुर पुलिसवाली उतरी। उसकी नजरें शांत और मजबूत थीं, उसकी मजबूती में एक खास आकर्षण था और पतली काया में भी दृढ़ता थी। वो भीड़ में गर्व से खड़े गुलाब की तरह थी, चमकदार और सुंदर। किरण राठौर शांत और संयमित थी। इस दृश्य से वो जरा भी घबराई नहीं और तुरंत निर्देश देने लगी। अब भीड़ को हटाना शुरू करो। हवा से भरा सुरक्षा गद्दा तैयार करो। अब मेरे साथ कुछ लोग आओ जो इस आत्महत्या करने वाले को समझाएंगे। स्थिति देखकर काम करो, सब लोग जल्दी करो। किरण राठौर के व्यवस्थित निर्देशों के तहत दर्जनों पुलिस वाले तेजी से काम करने लगे। खटाखट, इलाका तुरंत खाली कराया गया। कई बड़े हवा वाले गद्दे एक के बाद एक रखे गए और 2 और परतें जोड़ी गईं ताकि आत्महत्या करने वाला गिरकर मरे नहीं। ये 26वीं मंजिल थी। ऊपर वाला आदमी इस स्थिति को देखकर जरा भी घबराया नहीं, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। तुम्हें लगता है कि नीचे सुरक्षा गद्दा रख देने से तुम मुझे बचा लोगे? मैं किसी और कोण से नहीं कूद जाऊंगा। उसके हिसाब से ये पुलिस वाले बेवकूफ़ थे। जब तक मैं मरना चाहता हूं कोई मुझे नहीं बचा सकता। लिफ्ट, लिफ्ट, लोग हैं। किरण राठौर इंसान की जान के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी। किरण राठौर ने 5 पुलिस वालों को साथ लिया और तेजी से दौड़ी। खटाखट, पहली मंजिल से 11वीं मंजिल तक एक सांस में। हाफ हाफ। कई पुलिस वाले हाफ रहे थे, सांस फूल रही थी और उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। इस समय दूसरी तरफ के दरवाजे से एक सुंदर कुरियर वाला निकला। किरण राठौर चौंकी। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? सिद्धार्थ रॉय ने सपाट जवाब दिया, लिफ्ट से। तुम ही हो? इस नाजुक समय पर तुमने हमारी लिफ्ट ले ली। किरण राठौर ने सिद्धार्थ रॉय को गुस्से से घूरा। वो बहुत नाराज थी, लेकिन अभी इतना सोचने का समय नहीं था। रुकिए, तुम कौन हो? किरण राठौर ने अजीब ढंग से पूछा। सिद्धार्थ रॉय रहस्यमयी ढंग से बोला, शश, मुझसे मत पूछो मैं कौन हूँ, तुम्हें ये नहीं जानना चाहिए। जल्दी जाओ और इंसान को बचाओ। किरण राठौर की सुंदर आंखें हिलीं, लेकिन उसे कोई और शक नहीं हुआ, बस इतना कि वो हमारी मदद में बाधा न डाले। दरवाजा खोलो। किरण राठौर ने कूदने वाले आदमी पर चिल्लाया। अरे, नीचे आ जाओ। परिणाम, कूदने वाले को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जो आदमी कूदने वाला था वो इस समय किनारे पर बैठा था। अगर वो पलटता तो नीचे गिरकर चूर चूर हो जाता। और उसने अपनी जगह बदल ली थी और त्रिकोणमिति और पाइथागोरस के सिद्धांत से tan sin cos की गणना करके उसने हिसाब लगाया कि इस जगह से वो कभी भी सुरक्षा गद्दे को नहीं छुएगा। ये जगह तो पक्का मरने वाली है। ये आदमी चश्मा पहनता है और खुद को बहुत चालाक समझता है। उसे लगता है वो सुपर स्मार्ट है, लेकिन 2 बातों ने उसका जीने का हौसला तोड़ दिया। किसी ने उसे ऑनलाइन ठगा और वो भी एक ही शख्स ने 2 बार। पैसे थे पूरे 10,000। उसका आत्मसम्मान टूट गया। उसने सिर झुकाया, मुस्कुराया जैसे वो बहुत कूल है और बोला, पास मत आओ, और पास आए तो मैं यहीं से कूद जाऊंगा। किरण राठौर ने हाथ ऊपर किए और धीरे से कहा, घबराओ मत, शांत हो, शांत हो। कूदने वाला आदमी अभी भी उदास था। तुम नहीं समझते, जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने मुझे ठगा। मैंने उस पर इतना यकीन किया, पर उसने 2 बार धोखा दिया। मेरा IQ 158 है, मैं मेंसा क्लब का मेंबर हूं और वो बस इंटरनेट का एक बदमाश है। फिर उसने मुझे क्यों ठगा? किरण राठौर को लगा कि उसे रास्ता मिल गया। वो मुस्कुराई और बोली, इसमें हम पुलिस तुम्हारी मदद कर सकती है। नीचे आ, हमसे बात कर, कुछ जानकारी दे। आसान है। किरण धीरे धीरे उसके पास जाना चाहती थी और फिर उसे नीचे उतार लेती। पीछे हटो। कूदने वाले ने उसकी चाल समझ ली और बोला, 1 कदम और बढ़े तो मैं कूद जाऊंगा। तुम मुझसे दिमाग का खेल नहीं जीत सकती। किरण को नहीं लगा था कि वो इतना मुश्किल होगा। वो पीछे हटी और बोली, जल्दी मत कर, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तुम पुलिस वाले तो ठगने में उस्ताद हो। अगर तुमने कम पैसे की वजह से मेरा केस लिया होता तो मैं दूसरी बार न ठगा जाता। अब दूसरा केस दर्ज है और मैं घर पर इंतजार कर रहा हूं। तुम लोग उस ठग से भी बुरे हो। कूदने वाले ने सारा गुस्सा निकाल दिया। पुलिस की लापरवाही ने उसे और तोड़ दिया। किरण चुप हो गई।
चारों पुलिस वाले भी चुप रहे। सिद्धार्थ रॉय ने किरण को पीछे खींचा। वो और नहीं देख सका। उसने पूछा, क्या तुम बातचीत सीखने की क्लास से हो? कौन सी टीम? एक पुलिस वाला बोला, वसंत कुंज क्राइम टीम। मैं लियन चैंग का खास जासूस हूँ। मुझे मनोविज्ञान और बातचीत का हुनर है। मेरा कोड नेम निशान है। ये मेरा कार्ड। सिद्धार्थ ने अपनी कर्मचारी कार्ड दिखाए और जल्दी से रख ली। किरण हैरान रह गई। क्या वो भी पुलिस वाला है? फिर ये कुरियर की वर्दी। सिद्धार्थ ने कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़ा था, तो उसे किरण का शक तुरंत समझ आ गया। शक मत करो, मैं सिर्फ ढोंढ कर रहा हूँ। ऐसे आदमी के लिए पुलिस की वर्दी डरावनी होगी। रुको और मेरा काम देखो। सिद्धार्थ शांत और ठंडा था। पुलिस वालों को थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर सोचा, कोई कुरियर पुलिस वाला बनकर ढोंग नहीं करेगा। ये गैरकानूनी है। तो उन्हें सिद्धार्थ पर यकीन हो गया। किरण की आंखें चमकीं। उसे नहीं पता था कि उसका छलावा इतना अच्छा है। तभी वो हमसे पहले यहाँ आया। जब वो चुप था, शायद उसने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ कर दिखाऊं। लेकिन मैं उसे मनाने में नाकाम रही। कोडनेम निशान। लियन चैंग में ऐसा रहस्यमयी और कूल इंसान है। अरे, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। क्या वो सचमुच कर पाएगा? किरण और चारों पुलिस वालों के पास कोई चारा नहीं था। वो बस देख सकते थे। सिद्धार्थ ने कुरियर लिया, आगे बढ़ा और ठीक उस जगह रुका जो कूदने वाले के लिए सही थी। सब चौंक गए। उसने कर दिखाया। दूरी को उसने बिल्कुल सही रखा। ये दूरी सबसे सुरक्षित थी। कूदने वाला भी हैरान हुआ। वो कहने वाला था, पास मत आ, पर सिद्धार्थ रुक गया। क्या ये इत्तेफाक है? नहीं, किरण ने पहले कोशिश की थी और सिद्धार्थ ने वो दूरी याद कर ली थी। सिद्धार्थ ने ठंडे लहजे में कहा, नीचे आ। अगर मरना है तो पहले कुरियर पर साइन कर। ये पुलिस वाले तुम्हें रोक नहीं सकते। तुम जीत गए। सही कहा। कूदने वाला खुश होकर मुस्कुराया। अगर मैं मरना चाहता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। पर एक वजह दो, मैं मरने जा रहा हूँ, फिर तुम्हारे कुरियर पर साइन क्यों करूँ? वजह? ये कहानी जारी रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।